हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10। प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसका 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और 100% जितना क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे बच्चों इस चैप्टर से पूछा जाता है इसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि जितना भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो ये काम कर लेना और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है प्यारे बच्चों। और एक बार कमेंट करके बताइए तो आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। लगभग आपका एग्जाम का तैयारी हो जाना चाहिए, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताओ आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, और मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एक दिन भी आपको अब गैप नहीं करना है। मात्र 4 महीने आपके बोर्ड एग्जाम में बचे हुए हैं, वो भी 4 महीने में समझिए 3 महीने ही बचा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारा समय देखिएगा। तो दीपावली में तो ये दुर्गा पूजा में आपका टाइम निकलते जा रहा है। ठीक है, तो समझिए 3 महीना ही आपके पास है और बढ़िया तरीका से आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपका बेहतर मार्क्स आ जाए प्यारे बच्चों। बेहतर मार्क्स का मतलब मेरा रहता है 90% से अधिक नंबर लाना। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत उतना कराएंगे। आप लोग तैयार है तो बिल्कुल आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं बेहतर वीडियो का। ठीक है, और पहले से पता हो आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स इसलिए खुला रहता है आपको कमेंट करने के लिए। तो चलिए सब कुछ बता दीजिए प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। चलो यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष पूछा गया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोलॉजी से नहीं है। देखो किसका माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, मतलब सूक्ष्म विज्ञान से किसका संबंध नहीं है। कौन से वैज्ञानिक का, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी से संबंध किसका नहीं है। तो देखो लुईस पाइसर का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से ही है, सूक्ष्म बायोलॉजी से ही है। और जेडे वाटसन का भी है प्यार बच्चों, और रॉबर्ट कॉक का भी है। लेकिन यहाँ पर स्टीफन हिल्स दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, इनका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, इसका संबंध वनस्पति विज्ञान से है। वनस्पति विज्ञान से, इसीलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों। स्टीफन हिल्स जो है ना माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित वैज्ञानिक नहीं है, उन्होंने बस वनस्पति विज्ञान जो था ना पेड़ पौधे उनके बारे में उन्होंने बताया है। इसीलिए राइट आंसर जो होगा ना स्टीफन हिल्स हो जाएगा राइट आंसर। सी नंबर मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जितना करवाते चलूंगा अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इडली एवं डोसा। देखिए इडली एवं डोसा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इडली एवं डोसा का आटा, इडली एवं डोसा का जो आटा होता है किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। अब देखो हर तरह का सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। एक ऐसा भी सूक्ष्म जीव होता है जो मानव के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए तो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। हर सूक्ष्म जीव खराब नहीं होता, हर लोग खराब नहीं होते, बस कुछ लोग खराब होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हर सूक्ष्म जीव खराब नहीं होता, बस कुछ सूक्ष्म जीव खराब होते हैं। जैसे इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से, तो बच्चा बच्चा जानता होगा यीस्ट। अब क्वेश्चन बैंक के आंसर पर थोड़ा मत जाओ। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस प्यारे बच्चों ये क्या करता है, मतलब कि दूध से जो पनीर बनता है ये सब चीज बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैसिलस के अंतर्गत है, इसी जीवाणु का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो किसके लिए किसके प्रयोग से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा ईस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, तो इसको क्लियर रखिएगा। इडली एवं डोसा में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट सूक्ष्म जीव। अगला देख लो, दूध से दही, दूध से दही बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दूध से दही बनेगा तो किस का दोस्तों जीवाणु का प्रयोग होगा, किस बैक्टीरिया का प्रयोग होगा। ठीक है, किस बैक्टीरिया का प्रयोग होगा, दूध से दही बनाने, दूध बनाना है तो दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होगा, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कौन, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। और इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो विटामिन बी12, यानी विटामिन बी12 की मात्रा बढ़ जाती है जब आपका प्यारे बच्चों दूध से दही बनता है तब। तो ये बात याद रखिएगा। और इसमें किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो है प्यार बच्चों क्या करता है ना ये जीवाणु, कि दूध से दही बनाने में मदद कर देता है। दूध से दही बनता है ना तो विटामिन बी12 की मात्रा बढ़ जाती है, और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि केमिस्ट्री चैप्टर 9 में पढ़ाएं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है
दूध को दही बनाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? देखो वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये 2024 में हाल में पूछा है, पिछला साल। तो ध्यान दीजिए, दूध को दही बनाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन बी12 जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो विटामिन बी12 यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो विटामिन बी12 हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर नंबर हो जाएगा। विटामिन बी12 की मात्रा बढ़ जाती है। और विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ठीक है। और थोड़ा विशेष बता देता हूँ, विटामिन ए का, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि इसके केमिकल से अस्कार्बी रोग होता है। विटामिन बी का दोस्तों रासायनिक नाम थायमिन होता है, और इसके केमिकल से भेरे भेरे रोग होता है। और क्या बताऊं, और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए के केमिस्ट्री थोंदी होता है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बात किया जाए प्यारे बच्चों, दूध को दही बनाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन बी12 की मात्रा बढ़ जाती है। और विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा, दिक्कत होगा नहीं होगा। अगला देख लीजिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। देखो पास्चुराइजेशन में दोस्तों दूध को गर्म करते हैं, कितना? 60 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर। कितना करते हैं? 60 से 80 डिग्री टेम्परेचर तक पास्चुराइजेशन में दोस्तों दूध को गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, केवल दूध को पास्चुराइजेशन में गर्म करते थे, केवल दूध को, राइट आंसर ए नंबर। अब क्वेश्चन बैंक के आंसर पे मत जाना, थोड़ा सा गलत दिया रहता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बाहर चलिए लिमिट से। किसी भी तरल पर, किसी भी तरल को 60 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी तरल नहीं चाहिए हमको, पास्चुराइजेशन में केवल दूध को गर्म किया जाता है। ध्यान रखिएगा कितना से कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 60 से लेकर के 80 कहीं पर नहीं दिया गया, इसीलिए केवल दूध को हम लोग पास्चुराइजेशन में हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा ना। अब इसके आंसर मैं मान सकता हूँ आप लोग सी नंबर टिक किए होंगे, हमको पता है और आ भी रहा है। तो किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से पहले ये सोचिए, इस पास्चुराइजेशन का काम क्या होता है? केवल दूध को गर्म करना। अभी यहाँ पर किया गया कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, ये पूछा गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? तो दूध का ना गर्म करेंगे। वो टेम्परेचर बिहार बोर्ड के पता है कि 60 से 80 डिग्री पर गर्म होता है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं 60 से 80, 70 दिया गया। अब क्लिक किया गया, लिखा गया किसी भी तरल को। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर लेके चलना, थोड़ा सिद्धांत अपना भी रखो। देखो ब्रेवरे का संबंध किससे है? ब्रेवरे का संबंध किससे है बता दो। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया प्यारे बच्चों, सेक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ब्रेवरे का संबंध किससे है? टेरिडोफाइट से कि मार्सोफियल से, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ब्रेवरे का जो संबंध है वो ईस्ट से है, और ईस्ट का ही वैज्ञानिक नाम कहा जाए ना तो सेक्रोमाइसिस होता है। बेवरे का संबंध ईस्ट से है, लेकिन ये ईस्ट जो है आपका सेक्रोमाइसिस होगा। क्या होगा? सेक्रोमाइसिस होगा। और ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेक्रोमाइसिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेवरे का संबंध इसी से है। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मस्त है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा तरीका से हम आपको पढ़ा रखे हैं, ट्रेक जीएम जीएफ दे करके, ठीक है। क्या ट्रेक है ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने के लिए वाला एंजाइम, ये बायोलॉजी में पहली बार पढ़ रहे ना, और इसके पहले और से पढ़ाया हुआ है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले जान लो, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, जो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। और कार्बोहाइड्रेट क्या बढ़िया से पढ़ाया, ठीक है। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका जाइमेज है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, हमको याद है, और भी थोड़ा जान लो ताकि बढ़िया हो जाए आपका तैयारी। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो जाइमेज है। और इन्वर्टेज क्या करता है पता है? नहीं पता? हाँ तेरा तब तो पढ़ाने बेकार है। हम आपको बताए थे इन्वर्टेज एंजाइम है, केमिस्ट्री में पढ़ाते 5वां चैप्टर में भी, और 7वां चैप्टर के कुछ आसपास में पढ़ाए हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है, सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। कौन? इन्वर्टेज एंजाइम, केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। और ये डाइस्टोज जो होता है ना, ये स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। यानी ट्रिक हो गया ग्लूकोज और माल्टोज, यानी कि जीएम इसका ट्रिक हुआ। और ये जो होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यानी कि जीएफ में तोड़ता है। ये ट्रिक मैंने दिया था, बहुत अच्छे तरीके से नहीं याद है, तो इसका मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर रहे खुद खास, ठीक है। ट्रिक दिया था इन्वर्टेज के लिए जीएफ का मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और यहाँ पर डायस्टोज के लिए ट्रिक दिया था, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। किसको तोड़ता है ये? तो ये तोड़ता है प्यार बच्चों स्टार्च को, और ये तोड़ता है चीनी को,
ये। और यहाँ पर ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज कहलाता है। इतना तरीके से मैंने आपको बहुत प्रयास किया कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, इतना मेहनत आपके लिए किया गया ऑब्जेक्टिव के लिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अगला देखिए, कौन जो है कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण को रोकता है? कौन जो है कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में संतुलित करता है? जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है कौन? तो बताओ, कोलेस्ट्रॉल को रोकता है तो ये स्टैटिन रोकता है। कौन रोकता है? स्टैटिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त है। देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है तो नजरअंदाज करिएगा नहीं, बात को ध्यान रखिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक एक नंबर से 500 नंबर का एग्जाम होता है और एक एक नंबर कर करके आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर जुड़ेगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर ने गलती से खोज कर दिया? पता है क्या जी का? पेंसिलिन का खोज कर दिया। किसको खोज क्या कर रहा था वो? पहला बात देखिए, किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में, किस बैक्टीरिया पर दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहा था, अचानक से उसको खोज हो गया प्यार बच्चों। किसका? पेंसिलियम का खोज कर दिया। अच्छा, पेंसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हाँ, अचानक से गलती से इसको खोज हो गया क्योंकि वो बैक्टीरिया पर कार्य कर रहा था, बैक्टीरिया पर देख रहा था, रिसर्च कर रहा था और इसको पता चला रे ये तो हमने खोज कर दिया पेंसिलिन का, पेंसिलियम का। तो ये दोस्तों कौन सा जीवाणु पर कार्य कर रहा था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये काम कर रहा था स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस जीवाणु पर कार्य कर रहा था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेंसिलियम की खोज कर देता है यहाँ से कब? तो 1928 ईस्वी को। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखो और जितना करवाते चलता हूँ इतना कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा और मेहनत करिए। हम गर्दा उड़ा देंगे, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देख लीजिए, वैसा जीवाणुओं के समूह, वैसा जीवाणुओं का झुंड या समूह के तंतुओं से जुड़कर नाल जैसे संरचना बनाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बताओ। यानी कि वैसा जीवाणुओं का समूह जो फफूंद के, फफूंद मतलब फंगल, फंगल जानते हैं ना, फंगल के तंतुओं से जुड़कर एक जाल, जाल जैसे संरचना बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? उस इस समूह को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। क्या पूछा? 2018 का ये क्वेश्चन है। ध्यान रखे, जितना करवाते चलता हूँ याद करते चलो और मेहनत करो। गर्दा उड़ाना ना तो मेहनत करिए और इतना जितना क्वेश्चन करवा रहे ना बायोलॉजी में भी विश्वास रखते हैं कि 70 में मुश्किल से 50 तो लड़ा ही देंगे, यही प्रयास है क्योंकि बायोलॉजी में बहुत डीप में पूछता है क्वेश्चन। इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री 65 पहुंच जाए लेकिन बायोलॉजी में 50 तक ठिका देंगे। अगला देख लो 11 नंबर, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेतक है। पानी में ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई, याद है इस्चेरिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है ना? तो यही ना होता है प्यारे बच्चों, पानी में ई कोलाई की अधिक मात्रा है। कारण क्या है कि ई कोलाई के अधिक मात्रा? कैसे पता चलेगा कि ई कोलाई के अधिक मात्रा है? बताओ कैसे पता चलेगा? बाहित मल जल प्रदूषण से पता चलेगा। यानी गंदा है जल, बाहित मल प्रदूषण है, उसमें ई कोलाई की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है, जो कि आपका प्यार बच्चों बीओडी करके इसको चेक करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेमोग्राफ ये करना पड़ेगा तभी आपका चेक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, यहाँ से बाहित मल जल प्रदूषण जो है इसी से पता चलेगा ई कोलाई के मात्रा का संकेत। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अपशिष्ट जल, ठीक है, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनके मात्रा को माप कर लगाया जाता है? दोस्तों कहा जा रहा है आप लोगों से कि अपशिष्ट जल मतलब जो गंदा जल होता है उसमें बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? इसका मतलब बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या जो होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि बायोलॉजिकल रूप से उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर उसमें सूक्ष्म जीव है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा, उसमें से पानी से खत्म कर दिया होगा अवशोषण करके, इसलिए वो ऑक्सीजन की खपत की मात्रा पर निर्भर करेगा। कितना ऑक्सीजन खपत किया है सूक्ष्म जीवों ने उससे अपशिष्ट जल में। अपशिष्ट जल का मतलब गंदा जल जिसमें सूक्ष्म जीव वगैरह रहता है, तो उसको बीओडी कराएंगे। बीओडी का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, कितनी खपत हुई है, उसी की मात्रा को माप कर लगाया जाता है। और ये ऑक्सीजन की मात्रा को खपत को देख करके लगाया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि बायोगैस में होता है। बताओ बायोगैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। तो देखो यहाँ पर मीथेन हो जाएगा जो मुख्य रूप से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। ये सभी ऑप्शन जो है प्यार बच्चों बायोगैस होता है। और बायोगैस जो होता है मीथेन का मुख्य रूप से होता है, और इसको हम लोग बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। वो गोबर गैस सुने? अरे गोबर का इतना महत्व है प्यार बच्चों, एकदम युगों युगों से आ रहा है कि गोबर गैस से प्यार बच्चों से मीथेन गैस बनता है। मतलब कि बायोगैस सुनोगे गोबर गैस, जिससे पहले के जमाना में बिजली वगैरह उसी से प्रयोग होता रहा। ठीक है, जब पहले के जमाना में, अब तो साइंस इतना तरक्की कर गया कि क्या ही बतावे, हर जगह आपका ट्यूबलाइट मिल जाएगा। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा बायोगैस है। अगला देख लीजिए, गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है बताओ? अभी ना हम आपको बोले गोबर गैस में कौन सा गैस, भुला गए? मीथेन। मीथेन देख लीजिए कहां पर है, नाइट्रीफाइंग जीवाणु नहीं, नाइटाइन नहीं, ये भी नहीं होगा। अमोनिफाइंग जीवाणु नहीं, ये भी नहीं होगा। मेथनोजेंस होगा। क्या चीज होगा? मेथनोजेंस, जो कि गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त होने वाला जीवाणु कौन है? तो ध्यान रखना मेथनोजेंस है। कौन है? मेथनोजेंस। राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। एकदम भौकाल मचा देंगे, क्या भौकाल मचा देंगे? राइट आंसर डी नंबर। एकदम मेहनत कर लीजिए प्यार बच्चा, सर झुका करके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मीथेन गैस उत्सर्जन करता है? बताओ मीथेन गैस का उत्सर्जन कौन करेगा? मीथेन गैस कौन करेगा? मीथेन गैस का उत्सर्जन। तो सबसे बड़ी बात है, धान का खेत होगा, यहाँ पर प्यार बच्चों मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। लेकिन पशु भी तो खाता तो करता है, तो ये भी मीथेन गैस का उत्सर्जन करेगा। अब दिमाग देखोगे, लालटेन जलेगा, वैसे जो चीज जलाओगे तो दिमाग मतलब दीपक जलेगा, तो इससे भी दोस्तों क्या चीज होगा? मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा। यानी ऑल ऑफ दी है, देखा जाए प्यारे बच्चों ओवरऑल, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है प्यारे बच्चों सभी का सभी मीथेन गैस को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों के जड़ों को संक्रमित करता है? निमेटोडा क्या चाहिए? निमेटोडा तंबाकू के पौधों के जड़ों को संक्रमित करता है। तो वो कौन करता है प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है तो वो दोस्तों आपका जो संक्रमित करने वाला पौधों के जड़ों का जो आपका प्यारे बच्चों है वो है मेलोडिनजेन इनक्रिगेटा। ठीक है, थोड़ा बायोलॉजी है, थोड़ा हार्ड हार्ड शब्द मिलेगा, तो इसको आपको 2-3 बार पढ़ के क्लियर कर लेना है। आपका कौन सा जो है प्यारे बच्चों निमेटोडा तंबाकू के पौधे के जड़ों को संक्रमित करता है? तो वो है आपका प्यारे बच्चों मेलोडोजेन इनकोगेंटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी नंबर होगा। बहुत मस्त नहीं क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मस्त नहीं होता है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैसिलस थ्यूरेंजिस, जिसे शॉर्टकट में बीटीवी कहा जाता है। क्या कहता है? शॉर्टकट में बीटीवी कहा जाता है। बैसिलस थ्यूरेंजिस द्वारा दोस्तों स्रावित आवेश प्रोटीन इनमें से कौन है? यानी कि बैसिलस थ्यूरेंजिस द्वारा दोस्तों कहा जा रहा है आवेश प्रोटीन जो है कौन है? तो इसमें दोस्तों बैसिलस थ्यूरेंजिस द्वारा दोस्तों जो आपका आवेश प्रोटीन है, ये आपका दोस्तों क्राई प्रोटीन है। कौन है? क्राई प्रोटीन है। राइट आंसर ध्यान रखो, क्राई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। जैविक खाद नहीं है, बताओ यहाँ पर कौन है जो जैविक खाद नहीं है? कौन है जो जैविक खाद नहीं है? अब देखोगे यहाँ से एजोटोबैक्टर ये जैविक खाद है, कोलोस्ट्रिडियम ये भी जैविक खाद है, और ये भी प्यार बच्चों अजोला भी जैविक खाद है। लेकिन बैसिलस थ्यूरेंजिस मेरे प्यार बच्चों ये एक प्रकार का जीवाणु ना है, क्या चीज है? बैक्टीरिया ना है। बताओ जीवाणु है, इसको हम लोग कैसे नाम दे देंगे? बताओ जैविक खाद इसको कैसे बोल देंगे? इसको जैविक खाद में यूज करेंगे। बैसिलस थ्यूरेंजिस का ये जीवाणु ना है, जीवाणु का किस लिए यूज करेंगे? अरे ये सब ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, अजेटोबैक्टर ना, क्लोस्ट्रिडियम ना, अजोला ना, ये सब ना मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, मिट्टी को उर्वर बनाएगा। ये इसका काम क्या? बैसिलस थ्यूरेंजिस, ये तो जीवाणु है, इसे शॉर्ट में बीटी कहा जाता है। इसका कोई काम थोड़ी होगा जैविक खाद में, नहीं है। इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि नीलित हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं कि नहीं? बताओ नील हरित शैवाल को ना साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। तो नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोग जैव उर्वरक है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्या बताएं? चावल के लिए। ठीक है, चावल के लिए, मतलब चावल को ही धान कहते हैं, कंफ्यूज मत कर देना एग्जाम में बाबा।
चावल या धान एक ही चीज होता है, कंफ्यूज नहीं कर देना। एक बार सोचो तो चावल और धान एक ही ना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। धान में मिल जाएगा कहीं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नील हरित शैवाल का मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया। किस खेत के खेती के लिए उर्वरक होता है, जैव उर्वरक होता है। तो सबसे बढ़िया जो जैव उर्वरक होता है वो दोस्तों चावल के लिए होता है, मतलब धान के लिए होता है सबसे बढ़िया नील हरित शैवाल। कौन सा जैव उर्वरक? तो नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। डी नंबर। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो मेहनत को सफल होना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। तब कहा जा रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि मृदा का मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम लोग किसका उपयोग करेंगे। यानी कि मृदा में हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा चुके हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका उपयोग करेंगे। तो मृदा में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है ना, तो हम लोग यूज करेंगे नील हरित बैक्टीरिया का यूज करेंगे। किसका करेंगे? नील हरित बैक्टीरिया का यूज करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 2019 का क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए। किस गैर फले, ध्यान दीजिएगा, गैर का मतलब दूसरा, अलग, वो नहीं, ठीक है। तो किस गैर फले पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है। तो वो आपका प्यार बच्चों एजोटोबैक्टर है। कौन है? एजोटोबैक्टर जो है, यहाँ पर गैर फले पौधों के जड़ों में जैविक खाद मौजूद होता है। गैर मतलब के दूसरे, ठीक है। गैर फले पौधे के जड़ में जैविक खाद खाद मौजूद होता है, वो होता है आपका एजोटोबैक्टर। राइट आंसर नंबर याद रखो। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बायोलॉजी में होते हैं जो आपको ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बायोलॉजी है, मैथ थोड़ी है कि एक दिन पढ़ के 50 नंबर ले रहा है मैथ में। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी, उसके लिए आपको सालों भर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में किसका उपयोग करेंगे? देखो बताओ, कीटनाशक का उपयोग करेंगे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में? नहीं ना, नहीं। ईस्ट का यूज करेंगे। तो जैविक खाद का हम लोग यूज करते हैं मिट्टी की दोस्तों क्या चाहिए, उपजाऊ बनाने के लिए। अगर मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो जैविक खाद का यूज कीजिए। जैविक खाद में बहुत सारा चीजें जो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, और इसको मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? जैविक खाद है, ठीक है। तो ध्यान रहना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के उर्वरा शक्ति को प्रभावित करने वाला दोस्तों आपका जो समूह है वो कौन है। भूमि के उर्वरा शक्ति को प्रभावित करने वाला समूह कौन है? बताओ कौन है जो जो उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। और ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है 23 नंबर का, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लैब चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं देखूंगा कौन कौन विद्यार्थी दिया आंसर। चलो, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। तो जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों, वो जीवाणु है। क्या चीज है? जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत है वो जीवाणु है। जितना भी जैविक खाद है ना, सब के सब जीवाणु है। मतलब जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या चीज होता है? जीवाणु। राइट आंसर डे नंबर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। अगला देख लो, देख लो। क्वेश्चन देख लो, बढ़िया से देखो क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि दलहने पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दलहने पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो जड़, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों, दलहने पौधे के जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसलिए याद रखो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो आपको कहीं कहीं देखिएगा प्यार बच्चों, तो राइजोबियम ही होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आपका ये वाला भी दे देगा एस्टुडोमोनास, तो लेकिन वो सही नहीं है। आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो मुख्य रूप से यूज होता है वो राइजोबियम का यूज होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? राइजोबियम, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव जैसे पढ़ाए हैं तो उसी में से अधिकांश क्वेश्चन आपका बना है। अगला देखिए, फ्रैंकिया क्या। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में सोचना चाहिए। फ्रैंकिया प्यारे बच्चों जैव उर्वरक भी है, लेकिन प्यारे बच्चों जीवाणु समुदाय भी इसको कह सकता है। तो कंफ्यूज कर देगा, क्या लगाए क्या ना लगाए। दोनों ऑप्शन दे दिया है, फ्रैंकिया है तो जैव उर्वरक भी है, फ्रैंकिया साथ में जीवाणु समुदाय भी है। लगाएंगे क्या चीज? हम तो लगा के चलते प्यारे बच्चों जीवाणु समुदाय। क्या चाहिए? जीवाणु समुदाय। फ्रैंकिया है एक, वो तो मानते हैं कि एक उर्वरक भी है,
जैव उर्वरक भी, लेकिन एक जो जीवाणु समुदाय इन सबसे बेहतर होगा कहना कि फ्रैंकिया एक तो जीवाणु समुदाय, क्या चाहिए, जीवाणु का एक समुदाय है फ्रैंकिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जरा कि कवक मूल एक सहजीवी, देखो कवक मूल एक सहजीवी संबंध दर्शाता है, एक सहजीवी संघ दर्शाता है, किसके, कवक और किसके बीच का, बताओ। कवक और पौधा देख लीजिए, शैवाल पौधा नहीं, शैवाल तो होगा नहीं, आपको कभी भी शैवाल होगा ही नहीं। कवक और पौधा, हाँ, जो कवक मूल जो सहजीवी दोस्तों संघ दर्शाएगा, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच ये दोस्तों संघ दर्शाएगा, शैवाल और कवक के बीच में जीवाणु और विषाणु के बीच आपका क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा प्यार बच्चों, बढ़िया से पढ़ा चुके लाइक, तो वो चीज नहीं होगा, ठीक है, ये चीज नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, जो बताना कमेंट करके, जीवाणु और विषाणु के बीच के कड़े को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लाइकेन किसके बीच की कड़ी है ये भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले बात तो आपको ध्यान रखना, कवक मूलक एक सहजीवी संबंध दर्शाएगा, कवक और पौधे के जड़ों के बीच की कड़ी। अगला देख लो, एजोला सहजीवी संबंध दर्शाता है, एजोला प्यार बच्चों किसके साथ सहजीवी संबंध दर्शाएगा, तो एना बेना के साथ दर्शाएगा, किसके साथ, एजोला किसके साथ सहजीवी संबंध दर्शाएगा, तो एना बेना के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला देख लो, 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी है, तो नील हरित शैवाल जो है मेरे प्यार बच्चों, जैसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, किसके लिए जैव उर्वरक का काम करेगा, तो प्यार बच्चों काम करेगा चावल के लिए, मतलब चावल के लिए मतलब कि धान के लिए। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बताओ एल्कोहलिक किण्वन होता है, बताओ अल्कोहलिक, अल्कोहल बनाने में किस किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, मतलब दारू वगैरह जो होता है ना, शराब, उसको बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, ईस्ट का, ठीक है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा जैवे नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो कौन सा प्यारे बच्चों सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, शुरू में बताए थे एजोला है, एजोटोबैक्टर भी है। अब क्या कीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब, जब दोनों ऑप्शन मिल जाए तो क्या कीजिएगा, कहा कीजिएगा, शुरू में उसको भी लगा दीजिए जोटोबैक्टर, ऐसे एजोला भी सही है, सहजीवी नाइट्रोजन है, ऐसे तो लेके चलेंगे एजोला ही सबसे बढ़िया होगा, जो सहजीवी नाइट्रोजन इससे क्या दर्शाएगा, एजोला। अगला देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन, जैव नियंत्रण प्रयुक्त होने वाला विषाणु, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला जो विषाणु है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बैकुलो वायरस है, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, बैकुलो वायरस, ठीक है, बैकुलो वायरस है, किसमें यूज होने वाला, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला, जो जैव नियंत्रण जो कीट होता है ना, कीट, उसको नियंत्रित करने के लिए जो विषाणु का प्रयोग होता है, जो वायरस का प्रयोग होता है, जो कीट को नियंत्रित करने के लिए, वो आपका यूज होता है बैकुलो वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नॉन स्टॉक में नाइट्रोजेनेज एंजाइम उपस्थित होता है, तो ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो प्यार बच्चों हेट्रोसिस्ट में उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टॉक में नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम उपस्थित होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ध्यान रखिएगा हेट्रोसिस्ट में उपस्थित होता है, ना कि आपका प्यार बच्चों बाध्यकारी कोशिकाओं में। यहाँ पर उपस्थित होता है तो हेट्रोसिस्ट में कौन उपस्थित होता है, तो नॉन स्टॉक में नाइट्रोजिनेज जो उपस्थित, नॉन स्टॉक में नाइट्रोजिनेज जो उपस्थित होता है कहाँ पर होता है, तो हेट्रोसिस्ट में उपस्थित होता है, राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35 नंबर कि जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जीवाणुओं के समूह को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, तो इसको कहते हैं मिथुनोजन, क्या कहते हैं, मिथुनोजन कहते हैं, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, देखो स्ट्रेप्टोकोकस जानते हो, निमोनिया इसी के द्वारा ना फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा नहीं फैलता निमोनिया, तो बताओ स्ट्रेप्टोकोकस को तैयार किया गया, तो बाइन, ये तो ईस्ट शराब को ना कहते हैं, तो ये शराब तो होगा नहीं, ठीक है, बाइन का मतलब शराब ईस्ट में यूज होता है, इटली में दोस्तों आपका किसका, ईस्टे का यूज होगा, ब्रेड में खमीर, कैसे बोलते हैं, खमीर कैसे बोलते हैं, ब्रेड में उसका नाम क्या था, जीवाणु का ध्यान में ना आ रहा है, लेकिन पनीर में हम लोग जो है प्यार बच्चों किसका यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस का यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस तैयार किया जाता है पनीर से किया जाता है, और हमको पता है कि दूध से दही बनाने के किसका लैक्टोबैसिलस जीवाणु का यूज करते हैं, और ये पनीर जो होता है पनीर को तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लो, एजोला का सहजीवी संबंध किससे है,
तो एजोला का दोस्तों जो संबंध है, सजीवी संबंध, वो एना बीना से है। किससे? एना बीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो वो कौन है? इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना, क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा इसका। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग बता दो, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव, तो कितना बार बता चुके हैं, लेकिन लगता है तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है कि साइनोबैक्टीरिया जो है निरित हरित शैवाल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? धान की खेती का, मतलब चावल का। अगला देख लो, किस तत्व को पोषक के लिए माइक्रोराइजा विशेष रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों किसी तत्व के पोषण के लिए माइक्रोराइजा जो होता है किस रूप से, विशेष रूप से तैयार होता है? तो आपको ध्यान रखना, वो आपका प्यारे बच्चों फास्फोरस होता है, जो माइक्रोराइजा का विशेष रूप से उत्तरदायी होता है फास्फोरस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देख लो, 41 नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक के अंतर्गत है। तो जैव उर्वरक के अंतर्गत क्या है प्यारे बच्चों, बता दो। जैव उर्वरक के अंतर्गत कौन है? ऑप्शन दिया गया आपका नील हरे शैवाल, राइजोबियम, माइक्रोराइजा। नील हरे सब तो लग ही रहा है। ठीक है, तो जैव उर्वरक के अंतर्गत कौन है? जैव उर्वरक में नील हरे शैवाल भी आता है, राइजोबियम, माइक्रोराइजा भी, नाइट्रोजन इसी का जीवाणु भी, और ये आपका सूर्य वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये लेकर चलिए, इसी के अंतर्गत है। अगला देख लीजिए, छेना या उगहाट दोस्तों किसके उत्पादन है? तो याद रखना, डिहाइड्रेशन के लिए उत्पादन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छेना या युगहट जो है किसका उत्पाद है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों कहा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने ज्यादा टाइप नहीं कर पाया, कारण ये था कि लेट हो रहा था वीडियो बनाने में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कहा जा रहा है कि योगहाट बनने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो योगहाट बनाने में कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? ये 43 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जो नोट्स दिए हैं उसी में से अधिकांश क्वेश्चन आपका है, और पहले से थोड़ा नोट्स तैयार किया था, लेकिन इसको इंग्लिश मीडियम का ना हिंदी मीडियम का ना, इसको सजाने में टाइम लग जाता है। तो कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सही किया, जितना करवाए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।